दूरियां फिर भी कम ना हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM, मैं हूं आपके साथ सिमरत। वैसे तो ये लाइनें एक गीत की हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में महाराष्ट्र की सियासत के हालात भी कुछ ऐसे ही नजर आते हैं। लंबी जद्दोजहद और तमाम घटनाक्रम के बाद महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण हुआ और देवेंद्र फडणवीस ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। साथ में हमेशा की तरह अजित पवार ने भी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। लेकिन इस दौरान सबकी निगाहें टिकी थी प्रदेश के पूर्व सीएम एकनाथ शिंदे पर, क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह से कुछ घंटों पहले तक ये तय नहीं हो पा रहा था कि एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे या फिर नहीं। लेकिन जब शपथ ग्रहण शुरू हुआ तो एकनाथ शिंदे ने देवेंद्र फडणवीस के बाद शपथ ली, जिससे तय हो गया कि एकनाथ शिंदे अब महाराष्ट्र में बतौर उप मुख्यमंत्री रहेंगे। शिंदे ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ तो ले ली, लेकिन शपथ ग्रहण के दौरान उनका रवैया ऐसा था जिसको देखकर हर कोई ये कह सकता था कि शिंदे ने शपथ जरूर ले ली है, लेकिन उनकी नाराजगी अभी भी दूर नहीं हुई है। यानी वो पास आए जरूर हैं, लेकिन अंदर से जो दूरियां हैं वो अभी भी कम नहीं हुई हैं, वो अभी भी वैसे ही बरकरार हैं। दरअसल ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में एकनाथ शिंदे बीजेपी से काफी कटे और खफा नजर आए। ये दूरियां उस समय भी देखी गई जब एकनाथ शिंदे मंच पर पहुंचे तो देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के साथ ली, लेकिन उसके बाद उन्होंने देवेंद्र फडणवीस से दूरी बना ली और बीजेपी से अलग दिखे। दरअसल मंच पर एक तरफ वीवीआईपी अतिथियों के बैठने का स्थान था, जबकि दूसरी तरफ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और दोनों उप मुख्यमंत्री की कुर्सियां पड़ी थी, जहां फडणवीस को बीच में बैठना था और उसके एक तरफ अजित पवार और दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे को बैठना था। लेकिन एकनाथ शिंदे ने देवेंद्र फडणवीस के पास बैठना उचित नहीं समझा और फडणवीस से दूरी बनाते हुए उन्होंने अपनी कुर्सी अलग अतिथियों की तरफ लगाई। देखने वाली बात यह रही कि जब तक एकनाथ शिंदे के लिए अतिथियों की तरफ राजनाथ सिंह के बगल में कुर्सी नहीं लग गई, एकनाथ शिंदे खड़े रहे। जब कुर्सी वहां पर लग गई तब एकनाथ शिंदे ने अपना स्थान ग्रहण किया। इस तस्वीर के सामने आने के बाद कई लोगों ने ये भी कयास लगाने लगे कि एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वो अतिथियों की तरफ बैठे हैं, ना कि देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के बगल में। अभी ये कयास ही लग रहे थे और मीडिया संस्थान ब्रेकिंग चलाकर अपनी टीआरपी बढ़ा ही रहे थे कि तब तक जो है वो एकनाथ शिंदे ने देवेंद्र फडणवीस के बाद अपने शपथ ग्रहण के समय भी शिंदे ने जिस तरह से राज्यपाल के शुरू करने से पहले बाला साहेब ठाकरे का नाम लिया और अपनी बात को पूरा करने के बाद शपथ ली, उससे कहीं ना कहीं शिंदे के तेवरों का पता चलता है। इस पूरे शपथ ग्रहण कार्यक्रम के दौरान भी एकनाथ शिंदे के चेहरे पर एक उदासी साफ देखी गई, जिसको देखकर ये आसानी से पता चल सकता था कि शिंदे शपथ ग्रहण में पास तो आए हैं, लेकिन बीजेपी से उनकी दूरियां अभी भी बरकरार हैं। शिंदे के इन तल्ख तेवरों को देखकर इतना तो तय है कि एकनाथ शिंदे सरकार में भले हैं, लेकिन वो खुश नहीं हैं और उन्हें अगर उचित सम्मान नहीं मिला तो फडणवीस की इस सरकार का भविष्य कितना लंबा होगा ये राम ही जाने। क्योंकि जब देवेंद्र फडणवीस के पास में बैठने तक से एकनाथ शिंदे कतरा रहे हैं तो 5 साल सरकार में एक साथ कैसे रहेंगे ये कहना थोड़ा मुश्किल है। भले महाराष्ट्र में एक नई सरकार बन गई हो, लेकिन सरकार बनते ही संग्राम भी कहीं ना कहीं जो है शुरू हो गया है, क्योंकि फिलहाल तो गठबंधन में होने के चलते शिंदे सरकार में भी शामिल हुए हैं। लेकिन उनके तेवरों से ये साफ है कि अगर उन्हें आने वाले वक्त में उचित सम्मान नहीं मिला तो वो एक बार फिर से खेला कर सकते हैं। शिंदे के ये तेवर बताते हैं कि नतीजों के बाद से ही महायुति में जारी खींचतान अब शपथ ग्रहण के बाद भी जारी है। पहले मुख्यमंत्री की इच्छाओं को पाले में बैठ करके एकनाथ शिंदे अब गृह मंत्रालय को अपने पास रखने की जिद पर अड़ गए हैं। यही कारण है कि अब शिंदे सरकार में शामिल होने के बाद भी अपने तेवर ढीले नहीं कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस के लाख कोशिशों करने के बाद अब एकनाथ शिंदे को मनाने की जिम्मेदारी बीजेपी के कथित चाणक्य अमित शाह ने अपने कंधों पे ले ली है। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या अमित शाह शिंदे को शांत करा पाएंगे या फिर महायुति का ये महाभारत आगे भी ऐसे ही जारी रहेगा। सरकार में गृह मंत्रालय अपने पास रखना या फिर सरकार में कोई भारी भरकम विकास या हिस्सेदारी रखना एकनाथ शिंदे के लिए अब एक प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है, क्योंकि मूल शिवसेना को छोड़ करके और उद्धव ठाकरे से बगावत करके शिंदे इसलिए आए थे क्योंकि उनका कहना था कि शिवसेना में उन्हें उचित सम्मान नहीं मिल रहा है, उन्हें अपमानित किया जा रहा है। ऐसे में अब फिर से सत्ता में आने के बाद और सफल मुख्यमंत्री रहने के बावजूद अगर एकनाथ शिंदे को महायुति में दोबारा मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिली और अब उनके बाद अगर गृह मंत्रालय भी नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे और उनके साथियों को ये कहने का मौका मिल जाएगा कि जिस सम्मान और पद के लालच में शिंदे बगावत करके भाजपा के साथ गए थे वो सम्मान पद जो है वो अब शिंदे को बीजेपी भी नहीं दे रही है। कहीं ना कहीं बीजेपी अपने फायदे के लिए शिंदे का सिर्फ इस्तेमाल कर रही है। शिंदे पर सरकार में अहम भूमिका निभाने और अपना
सम्मान बचाए रखने का दबाव इसलिए भी है क्योंकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना की ओर से अभी से ही शिंदे को लेकर ऐसी बातें की जाने लगी हैं जो उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा सकती है। बीते दिनों शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना में यह दावा किया गया कि एकनाथ शिंदे अमित शाह के सामने गिड़गिड़ाए और यहां तक कह दिया कि उन्हें सिर्फ 6 महीने के लिए ही मुख्यमंत्री बना दिया जाए। लेकिन अमित शाह ने शिंदे की एक ना सुनी और उन्हें यह कहते हुए साफ इनकार कर दिया कि अगर आपके पास इतनी सीटें और इस कदर का बहुमत होता तो क्या आप मुख्यमंत्री पद किसी और के लिए छोड़ते। शायद बीजेपी भी अब एकनाथ शिंदे की हरकतें पहचान गई है, इसलिए उसने शिंदे को ऐसा जवाब दिया। बेशक अब मुख्यमंत्री का पद तो एकनाथ शिंदे के हाथ से फिसल ही गया है, तो अब देखना है कि एकनाथ शिंदे गृह मंत्रालय को लेकर अपनी मांग पर अड़े रहते हैं या कुछ हासिल कर पाते भी हैं या फिर नहीं। जिस तरह से बीजेपी ने उनकी मुख्यमंत्री की मांग को दरकिनार किया है, उसको देखकर तो यही लगता है कि बीजेपी ने शिंदे की बातें तभी तक मानी जब तक एकनाथ शिंदे उनके लिए जरूरी थे। भाजपा ने शिंदे का इस्तेमाल सिर्फ यूज एंड थ्रो की तरह किया है, मतलब इस्तेमाल किया और जब काम निकल गया तो फेंक दिया। जब तक शिंदे से मतलब था, शिंदे बीजेपी को सत्ता में बनाए रखने के लिए जरूरी थे, तब तक बीजेपी ने शिंदे को मुख्यमंत्री भी बना दिया और उन्हीं को आगे रखा। लेकिन अब जब हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं और हालिया विधानसभा नतीजों के बाद बीजेपी 132 सीटें पाकर के 145 सीटों के पूर्ण बहुमत से सिर्फ 13 सीट दूर है, तो उसे एकनाथ शिंदे की अब कोई खास जरूरत महसूस नहीं हो रही है। वो भी तब जब उसके साथ अजित पवार पहले से ही 41 विधायकों के साथ मौजूद हैं। यानी आंकड़ों के खेल से भी देखें तो एकनाथ शिंदे अब बीजेपी के लिए जरूरी नहीं रह गए हैं। इसीलिए अब बीजेपी उन्हें तो वो अहमियत नहीं दे रही है जो शिंदे अपेक्षा कर रहे हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे ने भी शपथ ग्रहण में ही अपने तीखे तेवर दिखाकर ये स्पष्ट कर दिया कि वो इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाले हैं। भले ही मुख्यमंत्री की कुर्सी शिंदे हासिल नहीं कर पाए, लेकिन अब गृह मंत्रालय को लेकर जिस तरह से शिंदे अड़े हैं उससे जाहिर है कि शिंदे अब जहां अपने आत्मसम्मान से कोई समझौता नहीं करेंगे। वहीं शिवसेना के विधायकों की ओर से यह साफ कह दिया गया है कि अगर एकनाथ शिंदे को सरकार में सम्मान नहीं मिलेगा तो कोई भी विधायक मंत्री पद स्वीकार नहीं करेगा और सरकार में शामिल नहीं होगा। कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे ने अब गृह मंत्रालय और सरकार में अपनी सम्मानित जगह को लेकर बीजेपी के सामने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। उस पर दबाव जो है वो बनाना शुरू कर दिया है। हालांकि शिंदे का ये जो रुख है, ये देखकर एक सवाल भी उठता है कि जब बीजेपी सरकार में इतनी मजबूत स्थिति में है तो फिर शिंदे इतना दबाव किस लिए बना रहे हैं। दरअसल एकनाथ शिंदे की नजर अब बीएमसी चुनावों पर टिकी है। शिंदे ये समझ गए हैं कि अगर उन्होंने अभी बीजेपी को समझौता कर लिया और उनके सामने झुक गए तो बीजेपी बीएमसी चुनावों में भी एकनाथ शिंदे को झुकाना चाहेगी और उन्हें वहां भी समझौता करना ही पड़ेगा। इसीलिए शिंदे अब किसी भी तरह से समझौता करने के मूड में नजर आ ही नहीं रहे हैं। शिंदे को ये डर सता रहा है कि अगर वो बीजेपी के सामने अभी समझौता कर लेंगे तो बीजेपी बीएमसी चुनावों में भी गठबंधन का हवाला देकर ज्यादा सीटें अपने पास रखना चाहेगी। बीएमसी की कुल 236 सीटों पर अब लगभग 3 साल बाद चुनाव होने की संभावना है। बीएमसी चुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि इसमें देश की सबसे समृद्ध मुंबई महानगर पालिका समेत राज्य की अन्य नगर पालिकाओं का चुनाव होना है। इसीलिए यहाँ पर अपनी भूमिका को लेकर शिंदे और बीजेपी दोनों की काफी सतर्क जो है वो दिख रहे हैं। बीएमसी पर लगभग 2.5 दशक के लंबे समय तक शिवसेना का कब्जा रहा है, इसलिए एकनाथ शिंदे बीएमसी में कोई समझौता नहीं करना चाहेंगे और अधिकांश सीटों को अपने ही पास रखना चाहेंगे। लेकिन वही विधानसभा चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी बनने से उत्साहित बीजेपी यहां भी एकनाथ शिंदे को धता पढ़ाने का प्रयास करेगी। इसीलिए शिंदे अब सरकार में अपने सम्मान और गृह मंत्रालय की मांग से पीछे नहीं हटना चाह रहे हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि एकनाथ शिंदे सरकार में गृह मंत्रालय और उचित सम्मान पाने के लिए भी बीएमसी चुनावों में अकेले ही उतर सकते हैं। वजह है बीएमसी में ज्यादा सीटें जीत करके मेयर की गद्दी अपने पास रखना और दूसरी ओर भाजपा भी शिंदे पर दबाव बनाए रखना चाहती है। इसीलिए गृह मंत्रालय देने से परहेज कर रही है क्योंकि बीजेपी जानती है कि अगर शिंदे को सरकार में अहम पद मिलते हैं तो एकनाथ शिंदे आने वाले वक्त में और भी ज्यादा मजबूत हो सकते हैं, जो कि बीजेपी चाहती नहीं है। बीजेपी नहीं चाहती है कि एक बार फिर से शिवसेना महाराष्ट्र में मजबूत हो और इसके लिए चुनौती बने, क्योंकि अमित शाह पहले ही ये ऐलान कर चुके हैं और अपने कार्यकर्ताओं को साफ संदेश दे चुके हैं कि ये चुनाव हमें गठबंधन में लड़ना है क्योंकि बीजेपी अकेले बहुमत हासिल नहीं कर सकती है। लेकिन अपने अगले 5 साल में हमें आत्मनिर्भर बनना है और अगले विधानसभा चुनाव में अकेले अपने दम पर बहुमत हासिल करना है। मतलब साफ है कि भाजपा उसी दिशा में आगे बढ़ रही है और ऐसी परिस्थितियों में वो किसी भी कीमत में शिंदे
शिंदे को मजबूत नहीं होने देना चाहेगी, ना सरकार में और ना ही बीएमसी में। वही एकनाथ शिंदे भी बीजेपी के मंसूबों में से भले भांति जो है वो वाकिफ है, इसीलिए वो भी अपनी भूमिका को कमजोर नहीं होने देना चाहते हैं और बीजेपी पर लगातार दबाव बना रहे हैं। शिंदे जानते हैं कि अगर वो अभी बीजेपी के आगे झुक गए तो बीजेपी वो पार्टी है जो आने वाले 5 सालों में सरकार में साथ में रहते हुए भी उनकी पार्टी को धीरे धीरे कमजोर करती जाएगी और 5 साल बाद अगले विधानसभा चुनाव के वक्त जब वो पीछे मुड़ के देखेंगे तो खुद को अकेला पाएंगे। इसीलिए शिंदे अब पूरी तरह से पुष्पा बन गए हैं जो किसी भी कीमत पर झुकेगा नहीं और अब वो फ्लावर नहीं बल्कि फायर के मूड में नजर आ रहे हैं। फिलहाल तो तय है कि महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण भले ही हो गया है, लेकिन महायुति में महाभारत अभी भी जारी है। देखना होगा कि इसका अंजाम आगे क्या होता है। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। आप जुड़े रहें 4 PM के साथ। धन्यवाद।